नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज के हमारे एमसीक्यू वीडियो का टॉपिक है UIP, दैट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप के वैक्सीन की हम बात करेंगे, फिर हम प्रोग्राम के बारे में भी बात करेंगे और मल्टीपल क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हम विद रैशनल सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि हम इस एक बेहतरीन जर्नी की शुरुआत कर सकें। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की ये जर्नी नेक्स्ट हाफ एन आवर की ये जर्नी रहेगी अपनी, और इस जर्नी के अंदर हम मल्टीपल चॉइस के एमसीक्यू जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप के वैक्सीन का स्टोरेज पीरियड, वैक्सीन को यूज कब किया जाता है, कौन सी एज ग्रुप के अंदर कौन कौन से वैक्सीन यहाँ पे लगते हैं, इन सब चीजों को विद डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश, लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि मैक्सिमम पीपल तक हम पहुंच सके और मैक्सिमम लोग जो है इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की, एक बेहतरीन थॉट के साथ में। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आप हारने से इतना डरते हैं, या अगर आपको हारने से इतना डर लगता है तो जीतने की कभी इच्छा मत रखना। लाइन बहुत सिंपल है, हारने से डर लगता है तो जीतने की कभी भी इच्छा मत रखना, लेकिन मर्म बहुत बड़ा है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से सोचें तो अगर आप कोई भी काम करते हैं और आपको लगता है कि ये काम नहीं हो पाया और ये काम जो है खराब हो गया तो क्या करूंगा, तो इसका मतलब आप कभी भी जीत भी नहीं सकते, क्योंकि बिना काम किए हुए हार जीत का फैसला नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि अपनी कोशिश हर काम में करनी चाहिए। उसमें आपको हार मिलेगी या जीत मिलेगी वो तो एक डिसीजन होगा जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। और अगर हार गए तो दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन जीत भी तभी मिलती है जब उस काम को किया जाता है। तो आप अपने काम को, अपनी मेहनत को, अपने टारगेट की तरफ लगातार बढ़ते रहिए बिना किसी डर के, क्योंकि हार और जीत एक रिजल्ट होता है सिर्फ, लेकिन मेहनत अपने पास में होती है। जीत गए तो अच्छा, हार गए तो दोबारा से शुरुआत करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे तब तक नहीं जब तक उस काम का बैंड ना बजा देंगे, है कि नहीं है। तो इस तरीके से अपने आप को मजबूत रखते हुए शुरुआत करते हैं हम इस बेहतरीन सेशन की, हाफ एन आवर की, ताकि अपने सपनों की तरफ हम बढ़ सकें और करीब जा सकें और उन सपनों को अचीव करने में एक अच्छा नॉलेज हम साथ में लेके उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा सकें। तो आज के हमारे इस एमसीक्यू सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज, सबसे ज्यादा हीट के प्रति सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा होता है? BCG, पोलियो, मीजल्स और DPT। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। थर्मो लाइबिलिटी वैक्सीन की यहां मानी जाती है। थर्मो लाइबिलिटी मतलब जो हीट के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिविटी टू हीट। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन ये क्वेश्चन ने पूछा है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। और मैक्सिमम लोगों ने बहुत ही शानदार यहाँ पे जवाब दिया है, बहुत ही करेक्ट जवाब दिया है। और मैक्सिमम लोगों का आंसर है कि साहब मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो होता है वो पोलियो होता है। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पोलियो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, इसलिए पोलियो को आपने देखा होगा कोल्ड चेन जो होती है उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कोल्ड चेन के अंदर पोलियो जो है उसको लेके जाया जाता है, क्योंकि पोलियो जो वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा हीट के प्रति सेंसिटिव वैक्सीन माना जाता है। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो है यहाँ पे हम किसको मानते हैं? पोलियो को। तो आंसर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पोलियो इज ए मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। एक और चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो BCG का वैक्सीन होता है, BCG का वैक्सीन, इस BCG के वैक्सीन को अगर हम जो है डाइल्यूट कर दें, इसको नॉर्मल सलाइन के साथ में डाइल्यूट किया जाता है। इस BCG के वैक्सीन को अगर वो नॉर्मल सलाइन के साथ में डाइल्यूट कर दें तो सबसे ज्यादा थर्मोलेबिलिटी मतलब सबसे ज्यादा हीट के प्रति सेंसिटिव वैक्सीन जो होता है वो BCG बन जाता है। अगर BCG को हम क्या करें, डाइल्यूट कर दे, जब तक डाइल्यूट नहीं किया तब तक ये नहीं है, तो इसका जवाब तो पोलियो ही रहेगा। लेकिन अगर BCG जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड कर दे, उसको डाइल्यूट कर दे नॉर्मल सलाइन के साथ में, तो हीट के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन बन जाता है? BCG। और सबसे ज्यादा हीट के प्रति स्टेबल वैक्सीन जो है, थर्मो स्टेबल वैक्सीन जो है, वो इस टी को माना जाता है। इसका मतलब होता है टिटनस। तो TT जो होता है वो हीट के प्रति सबसे ज्यादा स्टेबल वैक्सीन माना जाता है। और सबसे ज्यादा सेंसिटिव वैक्सीन पोलियो को माना जाता है। पोलियो से भी ज्यादा सेंसिटिव होगा BCG, कब? तब जब उसको क्या कर देंगे हम,
डाइल्यूट कर देंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट कर देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सारे के सारे किल्ड वैक्सीन है, जो नीचे दिए हुए वो सारे के सारे किल्ड वैक्सीन है एक को छोड़ के। तो पूछा हुआ है आपसे कि कौन सा वैक्सीन किल्ड वैक्सीन नहीं है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, साल्क वैक्सीन, जापानीज एनकेफेलाइटिस, रेबीज वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन। लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन दो तरीके के इंपॉर्टेंट नाम हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सा वैक्सीन किल्ड वैक्सीन नहीं है, मतलब तो पोलियो के दो टाइप होते हैं, साल्क और सेबिन। सेबिन जो होता है वो लाइव में आता है, साल्क जो होता है वो किल्ड में आता है, तो ये तो किल्ड में आएगा। जापानीज एनकेफेलाइटिस दूसरा नाम है। जापानीज एनकेफेलाइटिस जो होता है ये वायरल फीवर होता है बेसिकली, जो है मॉस्किटो बाइट से होता है। तो ये भी वैक्सीन जो है वो किस में आता है, किल्ड वैक्सीन के अंदर आता है। और एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है रेबीज, रेबीज जो है उसका वैक्सीन भी किल्ड वैक्सीन के अंदर आता है। किल्ड वैक्सीन कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, एक तो पर्टुसिस किल्ड वैक्सीन होता है, पर्टुसिस डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस में जो पर्टुसिस है वो किल्ड वैक्सीन है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जिसको हमने साल्क पोलियो बोला, ये किल्ड वैक्सीन के अंदर आएगा। रेबीज किल्ड वैक्सीन के अंदर आता है जो यहाँ लिखा हुआ है। जापानीज एनकेफेलाइटिस किल्ड वैक्सीन में आता है। कोलेरा, कोलेरा किल्ड वैक्सीन में आता है। मेनिंजोकोकल हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन किल्ड वैक्सीन में आता है। किल्ड प्लेग वैक्सीन किल्ड वैक्सीन में आता है। इसके अलावा केएफडी जो होता है, कैसुर फॉरेस्ट डिजीज जो होती है, उसका वैक्सीन भी किल्ड वैक्सीन होता है। तो ये सारे वैक्सीन किल्ड में आते हैं। जबकि बीसीजी लाइव वैक्सीन होता है। ओपीवी जो कि सेबिन है वो लाइव वैक्सीन है। मीजल्स, मम्स और रूबेला ये लाइव वैक्सीन है। येलो फीवर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन के अंदर, ये लाइव वैक्सीन होता है। येलो फीवर कैसा वैक्सीन है, लाइव है, ये किल्ड वैक्सीन नहीं है। और इसके अलावा टाइफॉइड लाइव प्लेग वैक्सीन और वेरिसेला वैक्सीन लाइव वैक्सीन के अंदर आते हैं। तो ये कुछ वैक्सीन जो है वो लाइव वैक्सीन के एग्जांपल है। येलो फीवर एक लाइव वैक्सीन है, बाकी ए बी और सी तीनों किल्ड वैक्सीन के टाइप्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा डी, दैट इज येलो फीवर, इट्स ए लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट है साल्क वैक्सीन इज, साल्क वैक्सीन क्या है ना, साल्क वैक्सीन क्या है ये क्वेश्चन ने पूछा है। यहाँ पे साल्क वैक्सीन क्या है का क्या मतलब है, मतलब ये किल्ड है, लाइव है, या किस तरीके का है कि नहीं। लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन या टॉक्सोइड। लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन या टॉक्सोइड। फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा है। किल्ड, किल्ड वैक्सीन, साल्क है ना, एल साल्क, तो इसका संबंध किससे है, किल्ड वैक्सीन से। इट्स नॉट ए लाइव वैक्सीन। जो पोलियो का किल्ड वैक्सीन आता है इसको आईपीवी भी कहते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। क्या कहते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। और ये कैसा होता है, किल्ड वैक्सीन। जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज होते हैं जिनको अगर पोलियो का वैक्सीन देना है तो फिर हम ओपीवी नहीं दे सकते, क्योंकि किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो है चाइल्ड के अंदर लाइव वैक्सीन जो होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। इसलिए हमें क्या देना पड़ता है, किल्ड वैक्सीन देना पड़ता है। तो आईपीवी या साल्क वैक्सीन जो है किल्ड वैक्सीन है। इसमें वायरस किल्ड फॉर्म में होता है, सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर इसको दिया जाता है ना। इसको जो रूट रहता है वो सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है। और ये पैरालाइसिस जो होता है पोलियो वाला उसको प्रिवेंट करने में डेफिनेटली मदद करता है। तो ये किल्ड वैक्सीन है। और इसकी एक और खास बात है कि जब पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है तो वैक्सीन एसोसिएटेड जो है पोलियो का पैरालाइसिस हो जाता है कई बच्चों में, वो इस वैक्सीन के साथ में, किल्ड वैक्सीन के साथ में नहीं होता है। जबकि लाइव वैक्सीन के साथ में 1 मिलियन वैक्सीन अगर लगाते हैं तो एक बच्चे को पोलियो हो जाता है वैक्सीन की वजह से। तो ऐसा संभावना इस आईपीवी के साथ में नहीं रहती है, ये इस वैक्सीन की खास बात होती है। इसलिए इसको यूज किया जाता है ज्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चों के अंदर। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ये किल्ड वैक्सीन है। द रिस्क ऑफ कोल्ड चैन फेलियर इज ग्रेटेस्ट एट, कोल्ड चैन फेलियर की रिस्क जो होती है वो कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा होती है, कौन से लेवल पे कोल्ड फेलियर की रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा है।
ऑप्शन है रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पीएससी लेवल पे या सब सेंटर एंड विलेज लेवल पे। कोल्ड चेन की फेलियर की रिस्क जो होती है वो सबसे ज्यादा कौन से लेवल पे होती है? बहुत बढ़िया, कौन से लेवल पे होती है? सब सेंटर एंड विलेज लेवल। काफी लोगों ने ठीक जवाब दिया, डी यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब सेंटर और विलेज लेवल पे कोल्ड चेन के फेलियर की सबसे ग्रेटेस्ट रिस्क होती है। कोल्ड चेन के जो कंपोनेंट्स होते हैं इंडिया में अलग अलग लेवल पे, तो स्टेट और रीजनल लेवल जो होता है वहां पे आप जो है इसका स्टोर करके रखते हैं, 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो वैक्सीन को, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट जो अवेलेबल होते हैं वो वाक इन कोल्ड रूम और वाक इन फ्रीजर अवेलेबल होते हैं, WIF और WIC कहते हैं इसको। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लार्ज साइज का जो है ILR होता है, ILR दैट इज आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। ILR जो होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है कोल्ड चेन का इंडिया के अंदर, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर उसको कहते हैं। ये लार्ज ILR जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल होते हैं, 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं अपन वैक्सीन को। इसके अलावा लार्ज डीप फ्रीजर्स भी अवेलेबल होते हैं। पीएससी लेवल के ऊपर स्मॉल ILRs और स्मॉल डीप फ्रीजर्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो स्मॉल आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर और स्मॉल डीप फ्रीजरेटर पीएससी लेवल पे 1 महीने तक वहां भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसका मतलब रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और पीएससी लेवल, तीनों लेवल पे ILRs और डीप फ्रीजरेटर और वाक इन फ्रीजर और वाक इन कोल्ड रूम वगैरह सब अवेलेबल है। और हम किसी भी वैक्सीन को 1 महीने से लेकर 3 महीने तक यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जो सब सेंटर और विलेज लेवल होता है वहां पे वैक्सीन डेली कैरी किया जाता है, कैरियर्स, वैक्सीन कैरियर्स होता है, उस पे कैरी किया जाता है। हालांकि टेम्परेचर उसका भी +2 टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन स्टोरेज ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होती है, 48 to 72 आवर्स तक का ये स्टोरेज ड्यूरेशन होता है। और सेशन लेवल पे तो सिर्फ 1 to 3 आवर्स ही रहता है। तो वो जो जगह है वहां पे जो है कोल्ड चेन के फेलियर की रिस्क सबसे ज्यादा है, वो सब सेंटर और विलेज लेवल बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी। याद रखना आपको, इंडिया में मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट कोल्ड चेन का जो है वो ILR ही है ना, ILR दैट इज आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जिसपे कोल्ड चेन पे +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैक्सीन जो है वो स्टोर किया जाता है। और इस टेम्परेचर की मॉनिटरिंग जो होती है वो डायल थर्मोमीटर से की जाती है, डायल थर्मोमीटर से टेम्परेचर की मॉनिटरिंग की जाती है। डायल थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मॉनिटर करता है कोल्ड चेन का टेम्परेचर पीएससी लेवल के ऊपर, है ना, पीएससी लेवल पे कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक करने का थर्मोमीटर है डायल थर्मोमीटर। और उस थर्मोमीटर से मॉनिटरिंग की जाती है दिन में 2 बार, ट्वाइस डेली, ये याद रखिएगा, दिन में 2 बार, डायल थर्मोमीटर का नाम है। और दिन में 2 बार जो है टेम्परेचर चेक करना होता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पे 11 month old child has received 2 dose of diphtheria, pertussis and tetanus and polio, comes for further immunization। 2 डोज मिली है और अब इम्यूनाइजेशन के लिए आया आफ्टर 5 months, 5 महीने के बाद में, ऑफ द लास्ट डोज, पिछली डोज से 5 महीने के बाद में अब मरीज हमारे पास में वापस आया है। और उस मरीज को जो है पहले 2 डोज मिली हुई है। तो आप अब क्या करेंगे? अब अगला एक्शन आपका क्या होगा? उसको 2 डोज मिली हुई है और अब वो वापस आया है, तो आपका अगला एक्शन क्या रहेगा, ये सवाल ने पूछा हुआ है। फर्स्ट है रिपीट करेंगे पूरा कोर्स, रिपीट करेंगे सेकंड डोज और फिर कंटिन्यू करेंगे अगला कोर्स, गिव थर्ड डोज एंड कंटिन्यू द कोर्स, तीसरी डोज दे देंगे और कोर्स कंटिन्यू करेंगे, और गिव ओनली बूस्टर डोज, सिर्फ बूस्टर डोज देंगे। फटाफट से जवाब लिखिएगा। गुड, मैक्सिमम लोग ठीक से जा रहे हैं। देखिएगा, 11 महीने का बच्चा है, 2 डोज मिल चुकी है डीपीटी और पोलियो की, और अब 11 महीना का है वो, और 5 महीने बाद में आया लास्ट डोज से। तो 11 महीने का बच्चा है, अब पूरा कोर्स रिपीट करने का सेंस नहीं है क्योंकि वो टाइम नहीं है अब। और सेकंड डोज रिपीट करके फिर कंटिन्यू करने का भी कोई लॉजिक नहीं है। तो ए और बी तो बिल्कुल खोटे जवाब है। बूस्टर डोज जो होती है, बूस्टर डोज, ये बूस्टर डोज लगती है 1.5 साल की उम्र में। बूस्टर डोज कब लगती है? 1.5 ईयर पे, है ना। अभी बूस्टर डोज इस बच्चे को टाइम ही नहीं हुआ है बूस्टर डोज का, क्योंकि बूस्टर डोज लगती है 1.5 साल से 2 साल की उम्र पे, और उसके बाद में 5 से 6 साल की उम्र पे। इसलिए ये भी खोटा हो गया क्योंकि बच्चा तो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे बच्चे को क्या देंगे? थर्ड डोज देंगे और फिर कोर्स को क्या करेंगे? कंटिन्यू।
थर्ड डोज दे देंगे अभी 11 महीने पे, फिर उसकी बूस्टर डोज भी दे देंगे 1.5 साल पे, और फिर उसकी जो है आगे का कोर्स 5 साल की उम्र पे फिर बूस्टर डोज और वो सब कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, कि हम उसको थर्ड डोज देके कोर्स को क्या करेंगे, कंटिन्यू। बच्चे का उम्र 11 महीना है, 2 डोज लग चुकी है, अब कोर्स को तीसरी डोज देके आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है, इन वन सिंगल विजिट ए 9 month old अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड कैन बी गिवन द फॉलोइंग वैक्सीनेशन। एक सिंगल विजिट पे 9 महीने का बच्चा आया है जो कि अनइम्यूनाइज्ड है, उसको कौन कौन से वैक्सीन आप अब देंगे। 9 मंथ की एज पे आया है, अनइम्यूनाइज चाइल्ड है, सिंगल विजिट है उसकी, कौन कौन से वैक्सीनेशन देंगे आप। ओनली बीसीजी, बीसीजी, डीपीटी 1 एंड ओपीवी 1, डीपीटी 1, ओपीवी 1 एंड मीजल्स, बीसीजी, डीपीटी 1, ओपीवी 1 और मीजल्स। ये ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, फटाफट से अपना जवाब लिखिए कि कौन कौन सा वैक्सीन इस उम्र के ऊपर आप बच्चे को देंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, जान के खुशी हुई। 9 महीना उम्र हो चुकी है, तो 9 महीने से पहले उस बच्चे को बीसीजी भी लगना था, डीपीटी भी लगना था, ओपीवी भी लगना था, ये उसको कुछ भी नहीं मिला है, तो ये सारे तो देने ही देने हैं। इसके अलावा 9 महीने पे ये भी शुरू कर देते हैं मीजल्स, इसका मतलब बीसीजी, डीपीवी 1, ओपीवी 1 और मीजल्स, ये चारों ही वैक्सीन बच्चे को लगने हैं। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, कि उसको एक भी इम्यूनाइजेशन अभी भी नहीं हुआ है अभी तक, और बच्चा 9 महीने का हो चुका है, तो फर्स्ट विजिट पे उसको बीसीजी दे दो आप, क्योंकि 1 साल की उम्र तक बीसीजी दिया जा सकता है ना, बीसीजी को पढ़ेंगे हम डिटेल से, तो 1 साल की उम्र तक बीसीजी दिया जा सकता है। डीपीटी और ओपीवी की भी पहली डोज दे ही दो, क्योंकि वो 1.5 महीने पे आया नहीं, 2.5 पे भी नहीं आया, 3.5 भी नहीं आया, 9 महीने पे आ रहा है, तो देना तो पड़ेगा। और मीजल्स 9 महीने पे स्टार्ट करते हैं, मीजल्स 9 महीने पे ही दिया जाता है, तो चारों ही वैक्सीन जो है यहाँ पे दिए जा सकते हैं। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके साथ में और क्या देंगे अपन, इसके साथ में और क्या देंगे, विटामिन ए भी दिया जा सकता है, क्या दे देंगे, विटामिन ए, है ना, मीजल्स के साथ में शुरुआत करते हैं विटामिन ए को, ये भी एक खास बात रहती है। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट है रूबेला, सेकंड वन है डिप्थीरिया, थर्ड वन है टिटनस, फोर्थ वन है हिपेटाइटिस बी। कौन सा वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे बिल्कुल सही है। रूबेला वैक्सीन कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है ना, रूबेला वैक्सीन कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका एक कॉम्प्लिकेशन है कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। तो प्रेगनेंसी में रूबेला वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। रूबेला एक आरएनए वायरस है, टोगा वायरस फैमिली का, और रूबेला जो जर्मन मीजल्स करता है ना, रूबेला जो है वो क्या करता है, जर्मन मीजल्स। रूबेला जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, 18 एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 18 डेज का होता है रूबेला का, 14 से 21 दिन अपन बोलते हैं, 18 दिन इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और कोई नॉन इसका कैरियर तो नहीं होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 40% वुमन के अंदर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर रूबेला इंडिया में ससेप्टेबल होता है, और ये रूबेला उस प्रेग्नेंट लेडी के बच्चों में कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम करता है। वैसे यहाँ पे प्रेगनेंसी का पूछा है, तो प्रेगनेंसी में जितने भी लाइव वैक्सीन होते हैं, सारे के सारे लाइव वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं, लाइक बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ओरल टाइफाइड, वेरिसेला, लाइव प्लेग वैक्सीन, जितने भी लाइव वैक्सीन होते हैं वो प्रेगनेंसी में सारे के सारे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। तो रूबेला एक तरह का लाइव वैक्सीन भी है, और बाकी रूबेला अपन प्रेगनेंसी में दे भी नहीं सकते, तो रूबेला जो है वो प्रेगनेंसी में एकदम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। एंटीसीरा इज ऑब्टेन फ्रॉम, एंटीसीरा जो है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन है गुनिया पिग, रेबिट, रैट और हॉर्स, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एंटीसीरा, इसको एंटीटॉक्सिन भी कहते हैं,
और ये मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है हमेशा एनिमल से। किससे प्रिपेयर किया जाता है? एनिमल से, जो कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी देने का काम करता है। एनिमल से लिया जाता है, नॉन ह्यूमन सोर्स से लिया जाता है, नॉन ह्यूमन सोर्स एनिमल, और वो होता है हॉर्स। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी खोटे जवाब है। हॉर्स से एंटीसीरा लिया जाता है और ये पैसिव इम्यूनिटी देता है जो आर्टिफिशियल तरीके से हम तैयार कर रहे हैं। कॉमनली एंटीसीरा का यूज जो होता है वो टिटनस, डिप्थीरिया के अंदर करते हैं, या बोटुलिज्म जो बीमारी होती है, रेबीज अगर बीमारी होती है, गैस गैंग्रीन किसी को बन जाता है, स्नैक बाइट किसी को हो जाता है, उन सब में इसको काम में लिया जाता है। किस किस में? टिटनस में, डिप्थीरिया में, बोडू बोटुलिज्म, और इसके अलावा जो है इसमें काम में लिया जाता है रेबीज में, गैस गैंग्रीन में काम में लिया जाता है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट स्नैक बाइट जिसके अंदर इसको यूज किया जाता है। एंटीसीरा तो प्रिपेयर या ऑब्टेन किससे किया जाता है? हॉर्स से, दैट इज एनिमल, हॉर्स से इसको ऑब्टेन किया जाता है। एडजुवेंट यूज इन डीपीटी इज, डीपीटी जो है उसमें कौन सा एडजुवेंट काम में लिया जाता है? एडजुवेंट वो जो उसको वैक्सीन को जो है लंबे टाइम तक जो है सही रखता है ताकि वैक्सीन जो है यूज किए जा सके। तो एडजुवेंट क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस वैक्सीन का। डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिलिका, मैग्नीशियम, मैग्नीज और एल्यूमिनियम, डीपीटी वैक्सीन का एडजुवेंट यहाँ पे पूछा है। तो याद रखिएगा डीपीटी वैक्सीन जो है उसका एडजुवेंट हमेशा एल्यूमिनियम होता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डीपीटी वैक्सीन का एडजुवेंट। क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछा जाता है बार बार, एडजुवेंट कौन सा यूज करते हैं डीपीटी के अंदर, इसी का एडजुवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जवाब लिखिएगा एल्यूमिनियम इज द एडजुवेंट ऑफ डीपीटी वैक्सीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव वैक्सीन, कौन सा लाइव वैक्सीन है? कुछ वैक्सीन के एग्जांपल है यहाँ पे, आपको लाइव वैक्सीन को पहचानना है। ये बहुत आसान होता है लाइव वैक्सीन को पहचानना वैसे तो, अगर आपको लाइव और किल्ड वैक्सीन के नाम पता है, और ये सवाल मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, लाइव कौन सा है, किल्ड कौन सा है, इसमें से आप बताओ। तो आपको लाइव वैक्सीन का पता होना चाहिए। साल्क वैक्सीन, सेबिन वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लाइव और किल्ड वैक्सीन की बात की थी, और हमने पढ़ा था कि जो रेबीज वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, या जो सेबिन वैक्सीन है, सेबिन जिसको हम आईपीवी भी हमने बोला था वहां पे, ओपीवी, और इसके अलावा एक है साल्क वैक्सीन, साल्क वैक्सीन को हमने क्या बोला? आईपीवी। तो जो साल्क वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी है और रेबीज वैक्सीन है, ये तीनों मतलब ए, सी और डी, ये तीनों के तीनों किल्ड वैक्सीन होते हैं। क्या होते हैं ये तीनों के तीनों किल्ड वैक्सीन है। सवाल ने हमें पूछा है कि लाइव वैक्सीन कौन सा है। तो जो सेबिन वैक्सीन है जिसको हम ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, वो सेबिन वैक्सीन या ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है वो लाइव वैक्सीन के अंदर आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, दैट इज सेबिन वैक्सीन। और सेबिन पोलियो वैक्सीन जो होता है वो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है और वो लाइव वैक्सीन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वैक्सीन कैन रिजल्ट इन पैरालिसिस इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में कौन से वैक्सीन के एडमिनिस्टर करने से पैरालिसिस हो जाता है? मीजल्स वैक्सीन, सेबिन पोलियो वैक्सीन, डीटी वैक्सीन और डीपीटी वैक्सीन। आई थिंक इस सवाल का जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने ओपीवी और आईपीवी के बारे में डिटेल से पढ़ा था, और हमने बोला कि जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है उसकी खास बात यह है कि उससे कभी भी जो है वैक्सीन से होने वाला पैरालिसिस बच्चों में नहीं होगा। लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन में 1 मिलियन बच्चे में से एक बच्चे को जो है वैक्सीन की वजह से पोलियो हो जाता है। तो जो सेबिन पोलियो वैक्सीन होता है जिसको हम लाइव पोलियो वैक्सीन कहते हैं, इस वैक्सीन की वजह से 1 मिलियन में से एक बच्चे को पोलियो हो जाता है। सवाल ने ये पूछा है कि कौन से वैक्सीन की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, दैट इज पोलियो वैक्सीन से पैरालिसिस होता है। और पोलियो वैक्सीन इसमें ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन कौन सा है? सेबिन वैक्सीन, लाइव पोलियो वैक्सीन होता है, और इससे पैरालिसिस हो जाता है ना। हर एक वैक्सीन के अलग अलग जो है साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो सकती है, बीसीजी वैक्सीन से सुपुरेटिव लिम्फेडिनाइटिस या ऑस्टेलाइटिस या डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं। जो मीजल्स होता है उससे फेब्राइल सीजर या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एनाफाइलेटिक एनकेफेलोपैथी वगैरह हो सकते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है, ये सेबिन जिसको हमने बोला, इससे वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, वीएपीपी कहते हैं, वैक्सीन एसोसिएटेड
पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, ये होने की संभावना होती है लाइव वैक्सीन की वजह से। और टीटी जो होता है उससे ब्रेकियल न्यूराइटिस और एनाफाइलेटिस होता है। पर्टुसिस एक वैक्सीन है, उसे परसिस्टेंट स्क्रीनिंग, सीजर, एनाफाइलेटिस, इस तरह की रिएक्शन वहां देखने को मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से वैक्सीन से किस तरह के रिएक्शन होते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट हर वैक्सीन का होता है कि आप कोई भी वैक्सीन लगाते हो तो लोकल रिएक्शन होती है, वहां पे पेन होती है, स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह होती है। लेकिन ये जो पैरालिसिस होता है ये किससे संबंधित है? सेबिन पोलियो वैक्सीन से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी? किसी भी बेबी का फर्स्ट इम्यूनाइजेशन किसको बोला जाता है? कोलेस्ट्रम, हैंडिंग ओवर द बेबी टू मदर, ओरल पोलियो वैक्सीन, डीपीटी प्लस बीसीजी। सवाल ने पूछा है कि कौन सा फर्स्ट इम्यूनाइजेशन बोला जाएगा बेबी के अंदर, बच्चे के अंदर फर्स्ट इम्यूनाइजेशन किसको बोलते हैं? वेरी गुड, कुछ लोग ठीक है, कुछ लोगों के खोटे जवाब भी है। कई लोग जो ओपीवी बोल रहे हैं, कई लोग बीसीजी डीपीटी बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल खोटे जवाब है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। कौन सा है सही जवाब? ए, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क, है ना, मोस्ट सुटेबल फूड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ फॉर बेबी। रेगुलर मिल्क जो होता है वो 3 से 6 दिन बाद में आता है। जो शुरुआत का मिल्क रहेगा उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। रेगुलर मिल्क जो है वो 3 से 6 दिन बाद में आता है। कोलेस्ट्रम का दूसरा नाम बेस्टिंग्स, फर्स्ट मिल्क और इम्यून मिल्क भी बोलते हैं, है ना। एक एक बहुत बेहतरीन नाम है इसका, बेस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? बेस्टिंग्स, फर्स्ट मिल्क, इम्यून मिल्क, दैट इज कोलेस्ट्रम। इस कोलेस्ट्रम के अंदर हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंटीबॉडीज होती है। इसके अलावा फैट बहुत कम होती है। एंटीबॉडीज में 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी और आईजीएम, सारे ही होते हैं। आईजीए सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है और इसको फर्स्ट इम्यूनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं न्यूबॉर्न के अंदर। तो सवाल ने यही पूछा था, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन दैट इज कोलेस्ट्रम कंटेन हाई कार्बोहाइड्रेट दैट इज लैक्टोज शुगर, और इसके अलावा प्रोटीन एंड सम एंटीबॉडीज। सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है कोलेस्ट्रम के अंदर और ह्यूमन मिल्क के अंदर। ये आपको याद रखना कोलेस्ट्रम के बारे में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर एट बर्थ? कौन सा वैक्सीन जो है वो बर्थ के समय एडमिनिस्टर नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, ये पूछा, नहीं करते हैं। फर्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन, लगाते हैं। बीसीजी बर्थ होते ही लगाते हैं। सवाल ने पूछा है कौन सा नहीं करते हैं, याद रखिएगा, है ना। कौन सा वैक्सीन बर्थ के समय एडमिनिस्टर नहीं करते हैं? तो ये दोनों तो करते हैं, इसलिए ये तो जवाब नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस बी वैक्सीन, एट बर्थ ही लगाते हैं हिपेटाइटिस बी, आपको अच्छे से पता है। तो ओपीवी, बीसीजी और हिपेटाइटिस बी तीनों ही बर्थ के समय लगाते हैं, पर हिब वैक्सीन बर्थ के समय नहीं लगाते हैं। तो सवाल ने ये पूछा है एट बर्थ कौन सा वैक्सीन नहीं लगाते हैं, तो जवाब क्या बनेगा? डी। और ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है डी, यहाँ पे हिब वैक्सीन नहीं लगाते हैं। ओपीवी दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की, 2 ड्रॉप्स पर ओरल पिलाई जाती है, एट बर्थ पिलाई जाती है। बीसीजी वैक्सीन एट बर्थ लगता है 0.05 ml एट बर्थ, इंट्राडर्मल रूट से 0.05 ml लगाते हैं पैदा होते ही। और हिपेटाइटिस बी जो होता है वो 0.5 ml, है ना, 0.5 ml जो है वो लगाया जाता है। और ये इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है एट बर्थ विद इन 72 आवर्स। तो हिपेटाइटिस बी लगाया जाता है, बीसीजी इंट्राडर्मल लगाया जाता है, हिपेटाइटिस बी को इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई दैट इज वास्टस लैटरलिस मसल। और ओरल पोलियो वैक्सीन को ओरली दिया जाता है, पर ओरल, है ना, पर ओरल दिया जाता है। हिब वैक्सीन जो है वो एट बर्थ नहीं लगाया जाता। नोट का इक्वेशन था, एट बर्थ से संबंधित पूछा था, जवाब डी है, दैट इज हिब। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन इज गिवन, बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है प्रोडर्मली, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिवन इंट्राडर्मली, ये रूट है ना, दिस इज द रूट, जिस रूट से बीसीजी वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। और उसका एडमिनिस्टर करने का रूट जो रहता है वो क्या रहता है? इंट्राडर्मली। तो बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिवन इंट्राडर्मली, तो इंट्राडर्मल रूट से दिया जाने वाला वैक्सीन जो होता है वो बीसीजी वैक्सीन रहता है, इंट्राडर्मली इसको दिया जाता है। 0.05 ml दिया जाता है अगर इसको एट बर्थ अपन दे रहे हैं, और 1 महीने तक यही डोज रहती है।
और इसके बाद में 1 महीने से लेके 1 साल की उम्र तक 1 मंथ टू 1 ईयर की एज तक बीसीजी वैक्सीन जो होता है वो 0.1 ml दिया जाता है। एट बर्थ 0.05 और उसके बाद में 0.1 ml दिया जाता है। ये बीसीजी वैक्सीन 1 साल के बाद में किसी को अगर लगाना है तो पहले मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 1 ईयर मोनटॉक्स टेस्ट किया जाता है और मोनटॉक्स टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो बीसीजी वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये नेगेटिव आता है तो बीसीजी वैक्सीन लगाया जा सकता है 1 साल की उम्र के बाद में भी। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। इंट्राडर्मल इसका रूट रहता है। वैक्सीन का नाम है बीसीजी वैक्सीन। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन में ये मदद करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के कुछ वैक्सीन के बारे में पढ़ा है। इसी कंटेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। वैक्सीन से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो हम इसको और डिटेल के साथ में अगले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया तो होगा। इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सारथी बनते हैं। और एक बात जिंदगी में जरूर याद रखिएगा कि अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो हारने के डर को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप हारने के डर से कुछ काम कर नहीं रहे हैं तो आप जीतने के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि बिना हारने के डर के जीता नहीं जाता है, बिना कुछ किए हुए जीता नहीं जाता है। इसलिए हारने के डर को खत्म करके कुछ करो तो हम लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ में आज के सेशन को यही विराम देते हैं। मिलेंगे दोबारा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।